दुश्मनी का तो बहुत बड़े लेवल पे है और मुझे उनसे मेरी जान को ख़तरा भी है उनसे। पानी आप गटर का दे रहे हैं, माफियाज़ के हवाले आपने सारे हमारे यूटिलिटी निज़ाम दिए हुए हैं, स्कूल माफिया, डॉक्टर माफिया, अस्पताल माफिया, सब माफियाज़ हैं, दूध गोश्त सब। तो आप आवाम से अब आप और क्या समझते हैं? आवाम को ना आपने कौन ट्रांसपोर्ट सर्विस दे दी, आपने आवाम को सड़कें दे दी, आपने आवाम को सीवरेज का निज़ाम दे दिया, आपने आवाम को क्या दिया? क्या कुछ भी नहीं दिया। तो जिस दिन ये आवाम आ गई तो मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया दिन नई शाम, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं हूं एहसन शहजाद और आज मैं मौजूद हूं कराची की एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनको कराची का बेटा भी कहा जाता है। जी हां, आज मैं मौजूद हूं ज़फ़र अब्बास साहब के साथ और इनसे बात करूंगा, जीडीसी की तारीख़ के बारे में जानूंगा और इनकी बात आप तक पहुँचाऊँगा। आए बात करते हैं। कराची रोशनियों का शहर है नहीं, कराची रोशनियों का शहर था। कराची को तबाह बर्बाद कर दिया गया। ज़रा सी बारिश हुई, 8-8 दिन बाद लोगों के घरों में लाइट आई है। बात यह है कि कराची का कोई वाली वारिस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी कल हमने स्टेटमेंट पढ़ा है, आर्मी चीफ ने कहा है कि मैं 3 साल में कराची को बदल दूंगा। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, क्योंकि कराची को तो जिस मनसूबाबंदी के साथ बर्बाद किया गया है, हमें तो 15 साल में भी कराची खड़ा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिस तरह कराची की कमर तोड़ी गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। सर, बेसिकली हमारा यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ ये जानना है, सबसे पहले तो जीडीसी की तारीख़, जीडीसी कब क़याम में आया, कब, कहाँ और कैसे? लेकिन जीडीसी 2010 के सैलाब में हमने बनाया था। इससे पहले हम खैरुल अमल वर्किंग कमेटी के नाम से काम करते थे, फिर हमने इसको जीडीसी का नाम दिया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल हमने बाकायदा बना के रजिस्टर्ड कराया और 2010 के सैलाब में अताबाद से लेकर उस में काम शुरू किया। अच्छा सर, ये बताइएगा, जीडीसी जब क़याम में आया तब से लेके अब तक ज़्यादा मसले कराची में होने लगे हैं, तो सर ये पॉलिटिशियन जो हमारे यहाँ पर हैं वो क्यों नज़र नहीं आते? वो जो मामलात होते हैं, पानी आ गया, लॉकडाउन हो गए, गरीब परेशान है, कराची में रहने वाले रिहाइश पजीर जो लोग हैं वो परेशान हैं, पॉलिटिशियंस नज़र नहीं आते, जेडीसी सबसे आगे नज़र आता है हमें। यार पॉलिटिशियंस को नहीं होगा आपका दर्द, अगर दर्द होता लाजमी बात है तो उनको उतारना चाहिए था इस मुश्किल सूरत हाल में। पॉलिटिशियंस को असल में दर्द नहीं होगा आपका। अगर पॉलिटिशियंस को दर्द होता तो इस वक्त जिस तरह फलाही इदारे उतरे हुए उसी तरह पॉलिटिशियंस भी आपको नज़र आते, मुख्तलिफ़ तंजीमें, मुख्तलिफ़ लोग नज़र आते, मुख्तलिफ़ सियासतदान नज़र आते, मुख्तलिफ़ MNA MPs नज़र आते, सेनेटर्स नज़र आते, सब रोडों में नज़र आते। सर, हमारे पास कराची में कई सारे NGOs हैं, लेकिन उन NGOs की बात करें तो वहाँ पर भी ऐसा निज़ाम नज़र नहीं आता जैसे कि आप कराची में जिस तरीके से आप काम करते हैं, तो डिफरेंट NGOs वाले भी काम नहीं कर पाते उसे। तो ये इसकी क्या वजह है, कोई ख़ास वजह इसकी? यार सब अपने अपने वसाइल के हिसाब से काम कर रहे होते हैं, जिसके पास जितने वसाइल होते हैं लोग हम पे भरोसा करते हैं। हम जब भी आवाज़ लगाते हैं, हम कराची की जो तस्वीर लोगों को दिखाते हैं और फिर जो लोग मदद करते हैं उससे जो चीज़ें खरीदी जाती हैं वो भी हम लोगों को दिखाते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े। इसीलिए ये काम आगे बढ़ता जा रहा है। सर, आपका नाम है दुनिया में आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। सर, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको DM करते होंगे, सर आपके जलते होंगे, जिससे जेलसी फील करते हो। कोई कभी ऐसा हुआ है कि धमकी वगैरह किसी ने दी हो? हाँ, देखिए ना, लाजमी बात है। आप देखें जो बड़े बड़े इदारे माफियाज़ हैं उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ केसेस किए हैं, मेरी ज़बान बंदी कराई हुई है सालों से। मेरा दुश्मनी का तो बहुत बड़े लेवल पे है और मुझे उनसे मेरी जान को ख़तरा भी उनसे। लेकिन मैं ये कि लोगों की फ़लाह के लिए मेरा इदारा और हम सब काम करते रहते हैं। अभी भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारी टीमें मार्केट में वो पंप ख़रीद रही हैं जो सरजानी टाउन के घरों से पानी निकालेगा। 500 फीट पाइप ख़रीद रहे हैं। उसके अलावा खाली बोतलें ख़रीद रहे हैं, 15 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, जिससे पानी भर के उन लोगों के घरों में पहुँचाया जाए। ये सारे काम है जिस पर काम हो रहा है। सर, ये तो फलाई काम कर रही है, आपका काम नहीं था। अगर हम बात करें मेयर कराची की तो वो कहते हैं कि मेरे पास तो गटर के ऊपर ढक्कन लगाने के पैसे भी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर उनको दूसरे चेहरे से देखा जाए तो वो रेस्टोरेंट में जाके सूप महंगा तरीन पी रहे हैं और जाके नज़ारे कर रहे हैं, लोगों के घर देख रहे हैं टूटे हुए, लेकिन बाद में कोई उनका उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे सर आप? मैं बस इतना बोलूँगा कि आवाम बहुत अक्लमंद है और आवाम तमाम चीज़ें देख रही है। कौन कौन आवाम की मुसीबत में आवाम का साथ दे रहा है और कौन कौन आवाम की मुसीबत में आवाम का मजाक उड़ा रहा है, कौन कौन आवाम को पूछ ही नहीं रहा है कि आवाम किस हाल में है। तो और कौन अपने फेसबुक के पेजेस चला रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ आवाम देख रही है। लाइक डिसलाइक, कौन किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है, सब आवाम देख रही है। और आवाम, आप भले किसी भी इलाके में चले जाएँ, आप धाबेजी चले जाएँ कि आप सरजानी टाउन चले जाएँ कि आप औरंगी टाउन चले जाएँ कि आप किमाड़ी चले जाएँ, हर आदमी अपना पूरा शऊर रखता है और सब कुछ देख रहा है। सर, करप्शन के हवाले से बात करें तो मैं खुद अगर अपनी बात करूं, अगर मुझे कहीं अच्छी जॉब चाहिए होती, मैं इसकी एबिलिटी है मेरे अंदर कि मैं रिपोर्टिंग कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे कहीं जॉब चाहिए तो पैसे की डिमांड करते हैं। तो इसी तरीके से डिफरेंट इदारों में हर जगह डिमांड होती है, हालांकि हमारे डिग्री के बेस पर, हमारे एबिलिटी के बेस पर हमें नहीं लिया जाता। इसकी क्या वजह कि किस तरीके से ख़त्म हो सकता है कराची से? देखिए, कराची कोटा सिस्टम की नज़र हो गया भुट्टो साहब ने,
30 साल पहले 35 साल पहले एक सिस्टम लाए थे 10 साल के लिए, जो आज तक नाफिज है, जिसकी वजह से चाहे कराची में रहने वाला कोई भी ज़बान बोलने वाला लड़का हो, चाहे पंजाबी हो, सिंधी हो, महाजिर हो, कोई भी जो कराची में रहता है बाय बर्थ कराची से, उसके लिए नौकरियाँ नहीं हैं। ये बड़ा अफसोस का मकाम है और कुछ नहीं कह सकते, इस सिस्टम के हाथों मजबूर हैं। बेचारे लोग पढ़ लिख के नौकरियां ख़रीदते हैं 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए की, और फिर मेहनत करके वो जो 15-20 लाख कर्जे के तौर पे लिए होते हैं, किसी उसको उतारने में एक ज़िंदगी का टाइम लगा देते हैं। ये सब दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता जो इस वक्त यहाँ हो रहा है कराची में। सर कराची को तब्दील होने में और कितना अरसा लग सकता है? जैसा कराची था, हम शुरू से पढ़ते आए कराची रोशनियों का शहर है, कराची रोशनियों का शहर है, लेकिन पहले ये था कि कराची में पानी नहीं था, लेकिन अब पानी में कराची है। इस पर आप क्या कहेंगे? कराची रोशनियों का शहर है नहीं, कराची रोशनियों का शहर था। कराची को तबाह बर्बाद कर दिया गया। ज़रा सी बारिश हुई 8-8 दिन बाद लोगों के घरों में लाइट आई है। बात यह है कि कराची का कोई वाली वारिस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी कल हमने स्टेटमेंट पढ़ा है, आर्मी चीफ ने कहा है कि मैं 3 साल में कराची को बदल दूंगा। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, क्योंकि कराची को तो जिस मनसूबाबंदी के साथ बर्बाद किया गया है, हमें तो 15 साल में भी कराची खड़ा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिस तरह कराची की कमर तोड़ी गई है। सर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा है और हुकूमत ऐसे इलाकों में जो लग्जरी इलाके कहलाए जाते थे, वहाँ पे पानी का निकासी का कोई अमल नहीं है, तो ये इसके ज़िम्मेदार कौन है सर? लेकिन लाजमी बात है वो हुक्मरान है जिन्होंने सालों बैठ के हुकूमत की, दुनिया में हर तरह का पैसा लिया, लोगों से टैक्सेस की सूरत में सब कुछ किया, लेकिन आवाम पे कुछ नहीं लगाया। आज लोगों के घर में इतना पानी खड़ा हुआ है, ना वो बाथरूम जा सकते हैं, ना खाना पका सकते हैं, कहाँ जाएंगे? 5-5 फीट पानी खड़ा हुआ है। तो सर आपको क्या लगता है किस तरीके से इसे ठीक किया जा सकता है? जिस दिन आवाम जाग जाएगी उस दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे हुक्मरान तो कहते हैं कि हमने बहुत खर्चा किया, हमने इधर खर्चा किया, हमने उधर खर्चा। कोई भी नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? उन्होंने किया ही ना, वो दावा कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं, एक कह रहा है इख्तियार नहीं है, दूसरा कह रहा है हमें पसंद नहीं करते आवाम कराची की, तीसरा कह रहा है हमारे वजीर नए हैं, अभी इनको काम आता नहीं है। कौन कह रहा है? इन्होंने काम किए नहीं। तो सर ये किस तरह से काम करेंगे? मतलब इनका अगर ये कहना है, जिस तरीके से वो आके तकरीरें किया करते थे कि अब कराची को बदल दिया जाएगा, जिस तरीके से लाहौर को बदला गया है, तो सर ये हमें तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा, बल्कि कराची तो और बिगड़ गया है। बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है कराची को। बात यह है कि अब देखना ये है कि आवाम के घरों से बाहर निकलने से पहले ये लोग जाग जाते हैं या आवाम को बाहर निकल। अगर आवाम बाहर आ गई फिर आवाम अंदर नहीं जाएगी जब तक सारा सिस्टम सही नहीं होगा, क्योंकि जुल्म के तमाम पहाड़ टूट चुके हैं आवाम के ऊपर। अब कुछ रह ही नहीं गया। पानी आप गटर का दे रहे हैं, माफियाज के हवाले आपने सारे हमारे यूटिलिटी निज़ाम दिए हुए हैं, स्कूल माफिया, डॉक्टर माफिया, अस्पताल माफिया, सब माफियाज हैं, दूध गोश्त सब। तो अब आवाम से अब आप और क्या समझते हैं? आवाम को ना आपने कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस दे दी, आपने आवाम को सड़कें दे दी, आपने आवाम को सेवरेज का निज़ाम दे दिया, आपने आवाम को क्या दिया? क्या कुछ भी नहीं दिया। तो जिस दिन ये आवाम आ गई तो मुश्किल हो जाएगा। सर कराची की 25% आबादी गुर्बत का शिकार है। वहाँ पे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि रोज़ की दिहाड़ी पर काम करते हैं। लॉकडाउन ने उसको बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया है। 80% सलाम रियाज पे मुहीज़ है और लोगों का बहुत बुरा हाल है और कोई पूछने वाला नहीं है। और दिहाड़ीदार तबका तो बर्बाद हो चुका है। जो बेचारे प्राइवेट नौकरियों पर थे, लॉकडाउन जो 6 महीने चला, वो बेचारे वहाँ से निकाले जा चुके हैं। कराची की सूरत हाल बहुत अबतर है इस वक्त और कोई नहीं देख रहा इस पर, कोई डिस्कस नहीं कर रहा, कोई सुनना नहीं चाह रहा। ये बड़ी हैरत की बात है कि इनके मसाइल। लेकिन फिर मैं बता दूँ, कराची में कोई एक ज़बान बोलने वाले नहीं रहते हैं। कराची में उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, बलोची, पख्तून, गिलगिती, बिलती, फिर अफ़गानी, बर्मी, बंगाली, कौन नहीं है। फिर पता नहीं कितनी तो ज़ातें, कौमियतें, कच्छी, पता नहीं कितनी, कहाँ तक ले जाऊँ मैं आपको, बहुत है भाई। तो सर कराची को बेहतर करने के लिए, कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाने के लिए हमारे हुक्मरान को क्या करना चाहिए? आगे वो क्या करेंगे ताकि जो तनकीदें हो रही हैं कराची के ऊपर वो ना हो? देखिए, हुक्मरान अगर कराची शहर को रोशन कर देगा तो उसके अपने बैंक अकाउंट में अंधेरा हो जाएगा ना। जो उसने जहन में टारगेट बनाया हुआ है कि मैंने खरबों रुपए कमाने हैं, मैंने दुनिया भर में जायदादें बनानी है, मेरे बच्चों का स्टेटस ये आम लोगों जैसा नहीं होना चाहिए, मेरी मिसेस जो है आम लोगों की तरह घूमे फिरे नहीं, तो उसके लिए कराची में तो कुछ नहीं लगाएंगे। वो आने वाले वक्तों में नहीं लगाएंगे। जिनके मुँह को खून लग चुका है वो अब कैसे छोड़ देंगे? ये सारा पैसा रुपया सब कुछ तो खा गए। कौन एक बारिश हुई सड़कें भी ले गई आपकी। चलो सेवरेज निज़ाम आपका पूरा तबाह हाल था, सड़कें कहाँ गई जो भी बनी थी? नहीं, ख़त्म। तो बात ये, कराची को तो बड़ी मनसूबाबंदी के साथ तबाह किया गया और ये लोग जब जब आते रहेंगे कराची को इसी तरह बर्बाद करते रहेंगे। ठीक है सर, ये कराची की बात हो गई। अब जेडीसी की तरफ चलते हैं। सर आवाम कहती है कि कभी भी कराची पे कोई मुसीबत आती है तो जेडीसी सबसे आगे होता है। ठीक है, लॉकडाउन आया, जेडीसी सबसे आगे, बारिश ने तबाही मचाई, जेडीसी सबसे आगे। तो ये हुक्मरान को क्या एहसास नहीं होता इस चीज़ का कि एक बंदा अकेले इतनी मेहनत कर रहा है तो हमें भी उसका साथ देना चाहिए?
देखिए, मैं हुक्मरानों का क्या बोल सकता हूँ यार, आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे कोई भी हुक्मरान पसंद तो करता नहीं है, ना सियासी पार्टियाँ पसंद करती हैं। हम रेस्क्यू वर्क भी कर रहे हैं, रिलीफ भी कर रहे हैं, लोगों के राइट्स के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। जेडीसी सर, अब आगे के लाएअमल क्या है, आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? अभी हमें मालूम है कि सुरजानी टाउन के लिए कुछ मोटर्स वगैरह जेडीसी की तरफ से आवाम को दिया जाएगा, तकसीम किया जाएगा, तो सर आगे क्या होने वाला है जेडीसी की तरफ से? देखिए, पानी की बोतलें खरीदी जा रही हैं बड़े पैमाने पे, पानी की मोटरें खरीदी जा रही हैं, उनके पाइप खरीदे जा रहे हैं। जो बेचारे लोग अब तक फंसे हैं पानी में, उनको ये सब चीज़ें दी जाएंगी ताकि उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आएँ। बड़ी मुश्किल टाइम गुजारते हैं लोग, ना सो पा रहे हैं, मच्छर भर चुके हैं, उनसे परेशान हैं। घरों के वॉशरूम, किचन सब बर्बाद हो चुके हैं लोगों का। सर, मैं यूसुफ कोर्ट की बात बताऊं तो मैं खुद गया था वहाँ पे, इंटरव्यूज़ लोगों के कर आया हूँ। वहाँ पे नुमाइंदे आते हैं लेकिन वो देख कर वापसी चले जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया जा रहा। पानी उतना है कि उतना है, ख़वातीन बच्चे उसी तरीके से रो रहे हैं, उनके पास ना खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए, बल्कि आर्मी फ़ौज की तरफ से वहाँ पे खाना राशन वगैरह तकसीम किया जा रहा है। सर, ये कब हमारे हुक्मरानों को होश आएगा, क्या करेंगे? इस तरीके से तो हमारी जो कुछ लोग बचे हैं वहाँ पर वो तो अपने जानों से जाएंगे। लेकिन देखिए, हम तो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन से हम खाना भी बेच रहे हैं यूसुफ कोर्ट में, हमारी रेस्क्यू टीमें भी जा रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनकी मुश्किलात आसान की जाए। उसी लिए अभी इस वक्त हमारी टीमें गई हुई हैं। मैं भी 1 घंटे बाद वीडियोस लोड करूँगा, आप देख लीजिएगा कि जो मशीनें ख़रीदने गए हैं उसका लेवल क्या है और वो तमाम चीज़ें किस तरीके से ख़रीद के लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। मैं हुक्मरानों के बारे में क्या बोलूँ सबके सामने। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा जेडीसी के जानिब से ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमसे गुफ्तगू की और अपने बारे में हमें बताया, जेडीसी फाउंडेशन के बारे में हमें बताया और कराची के जो हालात थे उनके बारे में हमें बताया। आप दुआ करें अल्लाह पाक जेडीसी को और ज़फ़र अब्बास साहब को इसी तरह कामयाब करें। इजाज़त दें अपने मेज़बान हसन शहजाद को। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।